हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब आपका एग्ज़ाम जो है 14 जून को है ना। तो लगभग आपके पास राउंड फिगर अगर माना जाए तो 50 दिन के आसपास है। इन 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो देखिए, मेंस की तैयारी प्री की तैयारी से काफ़ी अलग होती है। आप लोग सब लोग मेंस दे रहे हैं तो उम्मीद होती है कि आप लोग ने सब लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन उनको शब्दों में कैसे गढ़ा जाए, उनको जो पूछा गया उसको कैसे बताया जाए, क्या प्रैक्टिस की जाए, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है। क्योंकि देखिए, पहली बार सिलेबस आया है, ये सिलेबस कुछ हद तक पीसीएस के मेन से मिलता है, कुछ हद तक हिस्ट्री का जो ऑप्शनल आया करता था उससे मिलता है। तो इनका सबसे सही तरीका क्या हो सकता है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। तो इसका हो सकता है कि हम क्यों ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन को छांट लें और उनको उसी तरीके से तैयारी करें, उन सब को लिख के देखें। देखिए, तो मैंने आपके लिए ये पीसीएस के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जब से मेंस हुए 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अभी जो रिसेंट में 25 का पेपर हुआ है उसको भी इंक्लूड किया है। इसी तरीके से जो हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे जो कि 2022 में बंद हो गए, तो उसके 2018 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, और इसके साथ ही साथ ये जो एक बीईओ का पेपर हुआ था, ये भी पहली बार मेंस हुआ था, तो इसका भी पेपर मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को पूरा एकदम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनकी फ्रेमिंग करके देख सकते हैं। फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को देख के आप सोचिए कि आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। आप शॉर्ट में लिखिए कि अगर आपको 3 पॉइंट याद आ रहे हैं, 4 पॉइंट याद आ रहे हैं, 5 पॉइंट याद आ रहे हैं, कितने पॉइंट याद आ रहे हैं। कि मेंस क्या है, मेंस है कि आप मगअप कितना कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा मगअप कर पाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पॉइंट आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए, कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि जितना आप याद करें, जितना आपको हो उतना आप 100% दे पाएँ, पॉसिबल नहीं है। आप 10 पॉइंट याद करेंगे, आपको 4 से 5 पॉइंट याद रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फ्रेमिंग करके देख लेते हैं हर क्वेश्चन की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको रिकॉल हो पाएगा कि हाँ, मैंने ये पॉइंट लिखा था। तो देखिए, आप टॉपिक वाइज देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका पहला 22 टॉपिक है इसमें। तो इसमें पहला टॉपिक था कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएँ। इसमें देखिए, ओपी का मतलब है जो ऑप्शनल में क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिसमें सिर्फ ईयर लिखा हुआ है वो जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है पीसीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन ऑप्शनल में क्वेश्चन आए हुए हैं। कि पहला है ताम्र पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पूरा पाषाण की प्रमुख विशेषताएं, पूरा पाषाण काल में मानव का विकास कैसा था, या औजार और तकनीक के कैसे विकसित हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ना कुछ जो लोकेशंस हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोकेशन, जैसे मेन कुछ लोकेशन है, जैसे मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, ठीक है, टिडवाना, राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, मेरी आदत नहीं है इसमें। ठीक है, भीमबेटका है ना, आदमगढ़, ये आप सॉरी आदमगढ़, ऐसे आप 4-5 लोकेशन, बस 4 या 5 या 3, जितनी आपको याद रहे उतनी आप याद करके कर लीजिए। तीनों में, मतलब पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, सिर्फ 3 लोकेशन याद कर लीजिए। आप इसको इंट्रो में डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा ना कि उसको एग्जामिनर को हाँ ये लगेगा कि हाँ भाई आता है बच्चे को, बच्चे ने देखा, उसको पता है कि कहाँ पे क्या है ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं रुकिए एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो पूरा पाषाण पे ही मेनली आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मध्य पाषाण और नव पाषाण पे नहीं आए हुए हैं। तो हो सकता है कि मध्य पाषाण पे भी आ जाए, या मध्य पाषाण में ऐसे आ जाए कि मध्य पाषाण, नव पाषाण और पूरा पाषाण के बीच संक्रमण काल कैसे है। तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा ना कि कुछ चीज़ें उसकी नव पाषाण की अभी चली आ रही थी, लेकिन नव पाषाण की भी कई चीज़ें उसने पहले ही अडॉप्ट कर ली थी, जो बाद में नव पाषाण में जाके उसको और बेहतर दिखी, है ना। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग करके देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक जो आपका है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसमें देखिए, इसमें क्या है, नगर नियोजन है। नगर नियोजन में देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्पेसिफिकली मेंशन किया है ना। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसा समझिए कि पश्चिमी भारत का मैप थोड़ा सा बना के उसके पास आप लोकेशन दिखा सकते हैं थोड़ी सी जगह में, मतलब जैसे ऐसे एक पेपर आता है ना, ऐसे साइड में करके आप बना सकते हैं, है ना। तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्या है, मूर्तियाँ जो थी, है ना, और मोहरें थी, धर्म था, इन सब पे है। तो क्वेश्चन आए क्या हुए हैं, देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन कैसा था, जो वो ग्रिड सिस्टम था, नालियाँ थी, स्नानागार थे, है ना, अन्नागार थी, ये सब है। लेकिन इस पर है टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी का मतलब होता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा और डीप जाके बताना पड़ेगा, सिर्फ इसका एक पर्सपेक्टिव नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ये UPPCS में आए हुए हैं। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी आया हुआ है ना। तो उसकी पहचान करनी है। तो देखिए आपके थे ना कुछ लोकेशन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे सनौली हुआ करता था एक जगह, है ना। देखिए मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लोकेशन हुआ करती थी यहाँ, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से उद्भव के बारे में, उद्भव के बारे में आप जनरल चीज़ें भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अगर थोड़ा डीप जाकर लिखा कि कौन से हिस्टोरियन ने क्या चीज़ कहा है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे उद्भव के बारे में ये कहा गया है कि विदेशी उत्पत्ति हुई थी। जैसे विदेशी उत्पत्ति, है ना, इसको लेके एक हिस्टोरियन थे मार्टियर व्हीलर। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि द्रविड़ से आए हैं, कुछ ने कहा कि आर्यों की देन है ना, कुछ ने कहा कि इसका क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे कई संस्कृतियों ने मिलकर विकास हुआ, फिर जाके ये हड़प्पा सभ्यता बन गई, है ना। और उसके बाद एक LM भासम है, उन्होंने भी कुछ कहा है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नगर नियोजन का क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, तो पतन के लिए भी कई ने कहा है, मतलब कई हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कहा है कि एक भूगर्भीय विक्षोभ हो गया था, है ना, भूगर्भीय विक्षोभ हो गया था। कुछ ने कहा कि भूकंप आ गया था, कुछ ने कहा कि आर्य आक्रमण हुआ था, है ना। कुछ ने कहा कि इसका धीरे धीरे पतन हुआ है, क्रमिक पतन, कि मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण चेंज हो गया, है ना, और लगातार बाढ़ आती रही। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये और क्या है कि आप हड़प्पा में भी कुछ मेन लोकेशन याद कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें लोकेशन थी। जैसे देखिए एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो है ही, इसके अलावा लोथल है, आखीगढ़ी है, कई लोकेशन है। आप 2-3 बस मेंशन याद करके रखिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आया हुआ है कि शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य वही मतलब जो वेद है ना, मेनली वेद ही। तो उसमें जो भारत के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में क्या है, जैसे उसमें गंगा का वर्णन है ना, नदियों का वर्णन है, कुछ पहाड़ों का वर्णन है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, विश्वगुरु कैसे कहा जा सकता है, ये इसको आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए, तो सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए, है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन PEO में आया हुआ है कि धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास का एक संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इसके बाद आया हो कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट का देखिए, गिरावट का क्या है कि आपको 3-4 पैरामीटर हैं जो आपको देखने पड़ेंगे कि वे गिरावट किन किन मुद्दों पे आई। जैसे क्या शिक्षा उनकी कम हुई, शिक्षा में क्या असर हुआ उनका, उनकी विवाह में क्या चेंजेस आए, इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, है ना। इसके बाद धर्म में, राजनीति में, है ना। इसी प्रकार से संतान उत्पत्ति के उनके फैसले कैसे थे। इन 4-5-6 पैरामीटर पे आप अपने महिलाओं की कभी भी क्वेश्चन है, ये 4-5-6 क्वेश्चन जो पैरामीटर है इन पे आप लिख सकते हैं सोच के। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था का उदय,
है ना, जैसे पुरुष सूक्त में आया था वो। उसके बाद देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं। इसमें देखिए वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इस पे जो है क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, प्री में भी कम बनते हैं और जनरली मेंस में भी कम बनते हैं। इम्पोर्टेंट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और उसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म। देखिए क्वेश्चन जो आए भी हुए हैं उसमें देखिए क्या है, विश्व शांति के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भूमिका। अब बौद्ध साहित्य की भूमिका के लिए आपको कुछ बौद्ध साहित्य का पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन से बौद्ध साहित्य है, जैसे विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, ठीक है, भगवती वो सर माफ़ कीजिए, और भी कई हैं जिनको आप देख सकते हैं, ललित विस्तार है जैसे, है ना। और ये देखिए उत्तर प्रदेश प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की कई लोकेशन है ना, जैसे सारनाथ है, कुशीनगर है, इन सब का। ऐसे देखिए तत्कालीन समाज में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है, ठीक। बौद्ध और महावीर की शिक्षाओं में समानता और असमानता का विवरण दीजिए। ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, नहीं याद रहेंगे तो आप लिखोगे लेकिन आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। इसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में एक धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन के उदय के कारण, इनको वैसे बौद्ध और जैन को श्रमण धर्म बोलते हैं ना। तो कहा जाता है कि जो है ब्राह्मण धर्म के विरोध में श्रमण धर्म आया था, लेकिन क्या यही एक कारण था? ये कारण तो नहीं हो सकता ना सिर्फ कि नहीं इसी वजह से आया था, तो उसमें आपको दोनों तरफ के पक्ष लिखने पड़ेंगे। अगला देखिए, अगला है कि मौर्य काल। मौर्य काल में मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, उनका शासन, प्रबंधन, सार्वजनिक कार्य, ठीक है। इसमें अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख क्या थे, उसका धर्म क्या था, उसने प्रचार किस तरीके से किया, उसके कल्याणकारी कार्य क्या थे, और अशोक का मूल्यांकन। अब आप देखिए 1 2 3 देखिए 60 टॉपिक में से 4 टॉपिक अशोक पे हैं। अब देखिए ये देखिए है, ये 4 टॉपिक अशोक पे ही हैं। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण, है ना, पतन के कारण भी ये इनडायरेक्टली अशोक से ही रिलेटेड है, क्योंकि अशोक ने जो युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिया, है ना, कलिंग युद्ध के बाद जो हथियार छोड़ा, उसके बाद इनडायरेक्ट जो प्रभाव था वो कम हो गया, है ना। तो ये चीज़ है। अब ये देखिए 600 से 300 ईसा पूर्व के दौरान मानव जाति के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका। देखिए लोहे का इस्तेमाल उस समय होना शुरू हो गया था, तो उसमें क्या हुआ कि कृषि का विकास हो गया, है ना, हल बनाए जाने लगे, तो इसको इससे रिलेटेड करके लिखेंगे, है ना। मौर्य काल में कला और वास्तुकला, है ना, अशोक ने जो बहुत सारे स्तंभ बनवाए उस सब पे कला प्रौद्योगिकी के विकास में क्या योगदान हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक। इसी तरीके से प्रशासन, जैसे कहते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकृत था। एक हिस्टोरियन है रोमिला थापर, जिन्होंने बोला कि बहुत ही केंद्रीकृत था, मतलब ऐसे समझिए कि ये सेंटर में है, ठीक है, और सेंटर में मगध है, इसके आसपास पूरे इंडिया के जितना है वो सब कुछ जो है डायरेक्टली कंट्रोल होता था, ठीक है। तो एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, शायद फेयर सर्विस नाम ही था उनका, उन्होंने बोला कि क्या यह पॉसिबल है कि इतनी दूरी और दुर्गमता होने पे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकें। आज के टाइम में तो देखिए, आज के टाइम में साधन है, रोड्स हैं, इंटरनेट है, सब कुछ सब तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या उस समय पॉसिबल था? तो फिर इन्होंने, रोमिला थापर ने दोबारा जो है बुक लिखी, ठीक है, उन्होंने बुक लिखी मौर्य रिविजिटेड, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद बताया कि नहीं भाई, ये कोर एरिया था, फिर बफर एरिया था, तो ये कुछ जगह डायरेक्ट कंट्रोल था, उसके बाहर की जगहों में इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। आप समझ पा रहे, इसका आंसर बाद में मैं बताता हूँ आपको। देखिए उसके बाद धम्म क्या था, धम्म का परीक्षण कीजिए, क्या ये नया धर्म था या केवल एक नैतिक संहिता थी। इसके बाद अशोक के अभिलेख में ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। यह अभिलेख मौर्य प्रशासन के बारे में क्या जानकारी देते हैं। इसके बाद देखिए गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, है ना।
तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, राजनीतिक पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, फिर हुड़ों का आक्रमण और उसका प्रभाव, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, है ना। तो इनके टाइम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए मौर्य में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूछा था, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूछा हुआ है, ठीक है। और देखिए भारतीय इतिहास में से स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाएगा भाई, कि क्या समाज बहुत अच्छा हो गया था, क्या व्यापार बहुत अच्छा हो गया था, क्या अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी, क्या राजनीति बहुत अच्छी हो गई थी, क्या लोग बहुत खुश थे, क्या हाँ समाज का हर तबका खुश था, ठीक है। तो ये सारी चीज़, सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए उनके प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ बतानी है। फिर समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति क्या थी, है ना। उसके बाद देखिए ये स्वर्ण युग वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। फिर देखिए इसकी मूर्ति कला के बारे में पूछा है ना। विज्ञान एवं तकनीक देखिए दोबारा आया हुआ है ना, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद देखिए चोल साम्राज्य, राजराज प्रथम की उपलब्धियाँ, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ, स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली, चोलकालीन कला एवं संस्कृति। फिर देखिए इनके मंदिर स्थापत्य कला, जैसे इनका बृहदेश्वर मंदिर जो है बहुत फेमस था, तो देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है बृहदेश्वर मंदिर, है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं कि जैसे तालाब था और जो है चारों ओर बाउंड्री थी, है ना। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें आप याद करके रखिए तो आपको लिखने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए अरबों का आक्रमण, यहाँ से आप समझिए पूर्व मध्यकाल शुरू होता है एक तरीके से, मतलब प्राचीन काल एक तरीके से ख़त्म होता है, पूर्व मध्यकाल शुरू होता है ना। तो ये देखिए इसमें क्या है, अरब का आक्रमण और उसका प्रभाव क्या हुआ, कि भाई क्या जो केंद्रीकृत प्रशासन जो सेंट्रलाइज पावर था वो क्या टूट गया या नहीं टूटा, गजनवी के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, गौरी ने फिर आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव हुआ। तो इस पर फिलहाल आया तो एक ही क्वेश्चन है अभी, लेकिन आपको तीनों पे थोड़े थोड़े पॉइंट बना के रख लेने चाहिए, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपके पास लिखने के लिए पॉइंट तो हो, है ना। तो देखिए तुर्कों के विजय के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, ये आया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में क्या क्या है, दिल्ली सल्तनत में उसका राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैयद एवं लोधी वंश। देखिए इन लोगों ने मेंशन कर दिया है ना। जैसे रजिया सुल्तान भी थी, लेकिन रजिया सुल्तान मेंशन नहीं है ना इसमें, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दिया कि हाँ भाई हम यही पूछेंगे। अब देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जो था, है ना, उसको वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है ना। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको कि उसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय, सामाजिक और संस्कृति के लिए उसने क्या किया। जैसे तुर्कान चहलगामी लेके आया, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था उसने बेहतर की, है ना, ये सब चीज़ें थी, ये सब लिखना पड़ेगा इसमें। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मतलब आप यूपीएससी में भी देखोगे तो उसमें भी ये आया हुआ है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भूमि और सैनिक सुधार किए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक था कि बाजार नियंत्रण नीति, उसने सैनिक सुधार के लिए एक तरीके से बाजार नियंत्रण नीति लाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन कुछ हद तक रिलेटेड है। जब आप इसको देखोगे तो उसने नीतियों में बाजार को नियंत्रित करने के लिए उससे क्या क्या किया, लेकिन उसका प्रभाव क्या था, वो करना क्या चाहता था, सैनिकों को मजबूत करना चाहता था, सैनिक शासन अपना मजबूत करना चाहता था। तो ये देखिए इस पर आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि सैनिकों पे क्या प्रभाव पड़ा और जनता पे क्या प्रभाव पड़ा, आसपास के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा और दिल्ली से दूर के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, ठीक। इस तरीके से देखिए बलबन का एक और क्वेश्चन है, रक्त और लौ, वो राज करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक साथ रिलेट करके देख सकते हैं, है ना। इसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ कैसे किया। फिर इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण और ये वास्तविक संस्थापक रिलेटेड है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो कि फेल हो गई, लेकिन ये परीक्षण था, जो कि आज भी देखिए, आज भी जो हमारी मुद्राएं चलती है वो सांकेतिक मुद्रा ही है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा रहता है जैसे नोट पे कि हाँ 100 का नोट है, 500 का नोट है,
लेकिन वो एक तरीके से सांकेतिक मुद्रा ही है। ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने के जन कल्याणकारी कार्य, है ना, कि मतलब उसने तालाब बनवाए और बाकी भी कई सारा काम किया, है ना। तो देखिए 20 मिनट हो चुका है, मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए मुगल वंश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए इसमें शेरशाह सूरी इस दौरान मेंशन नहीं है, लेकिन शेरशाह सूरी इन्हीं के बीच में आया था ना, यहाँ पे हुमायूं से उसका हुआ था। तो देखिए शेरशाह सूरी पे मैंने जो आया हुआ क्वेश्चन था वो डाल दिया इसमें कि हो सकता है आ जाए, है ना। तो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। वह अकबर का अग्रदूत माना जाता है। उसने जो सुधार किया, उसने कई तरीके के, जैसे जो भूमि सुधार उसने किया वो आगे चलकर अकबर ने अपनाया, है ना। अब देखिए मनसबदारी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रणाली पे देखिए कई क्वेश्चन आए होंगे। ये देखिए मनसबदारी प्रणाली पर एक विस्तृत लेख लिखना है ना। ये देखिए मुगल की मनसबदारी, देखिए 6 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन तो मनसबदारी के हैं, तो मनसबदारी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीतियाँ पर मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। देखिए दक्कन की नीतियों में ये था ना कि वो जाके वहीं रहने लगा, वो काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ रहा। तो दिल्ली से दूर रहने की वजह से ये देखिए ये जाके औरंगाबाद में रहने लगा वो, और ये था दिल्ली। तो दूरी की वजह से वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके बाद जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसका साम्राज्य पूरा ढह गया। और एक ये था कि उसने राजपूत नीति अपनाई। तो राजपूत नीति में अकबर की राजपूत नीति जो अपनाई, तो अकबर की राजपूत नीति क्या अपनाई कि उसने राजपूतों को अपना जो साथी बना लिया, है ना। उनको अपनी, एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि अकबर ने राजपूत को अपनी कमर की तलवार बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उनका साथ लिया, साथ लेके उसने जीत बनाई। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय एवं पतन और शिवाजी। ठीक है। जो इसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, है ना। उसके बाद है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में पेशवाओं के दिन मराठा शक्ति के विस्तार की विवेचना कीजिए। पेशवाओं का उभार हुआ था, उसके बाद ही इनका शक्ति अलग हो गई थी, मतलब बेहतर हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य में न्यायांकर व्यवस्था हुआ करती थी। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान की भूमिका और उनके राजस्व सुधार जैसे चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर हुआ करते थे। इनका क्या प्रभाव हुआ, है ना। कि बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि चौथ और सरदेशमुखी के कारण बाद के टाइम में लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। जब और आक्रमण हुए तो लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। मराठा राज्य के उदय में शाहजी और शिवाजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। शाहजी और शिवाजी, है ना। एंग्लो मराठा युद्धों के परिणाम व कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। मराठों की हार के लिए कौन कौन से कारण थे।